साल 2024 में टी20 क्रिकेट को पूरी तरीके से बदलने वाली एसआरएच के लिए वो साल जितना शानदार रहा था, 2025 उतना ही खौफनाक भी रहा। अपने खुद के मैदान में उसको करारी शिकस्तों का मुंह देखना पड़ा, जिससे एक बात तो साफ हो गई थी कि अगर आप हैदराबाद के 2 या 3 टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन को आउट कर दें तो आप हैदराबाद को 230 के अंदर समेट कर मैच जीत सकते हो। इस बात का पता लगाने में हैदराबाद को काफी देर लगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इसलिए जब इस साल रिटेंशन का वक्त आया तो उन्होंने अपनी स्टार पैक्ड बैटिंग पर कोई भी रिस्क नहीं लिया। हालांकि गेंदबाजी में उन्होंने बदलाव जरूर किया और जिस तरीके के ऑप्शन उन्होंने अपनी टीम में शामिल किए उससे बात साबित होती है कि हैदराबाद अभी भी 2024 वाली मेंटालिटी पर भरोसा करती है, यानी बैटिंग से ही होगा उद्धार। वरना मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज ट्रेड होने से पहले ही अपनी शानदार फॉर्म दिखा चुका था, इसके बावजूद उनको ट्रेड कर दिया गया। पिछले साल एडम जंपा के चोटिल होने के बाद जीशान अंसारी जैसे स्पिनर्स का इस्तेमाल काम नहीं आया, ना ही कोई पेस बॉलिंग डेप्थ नजर आई। इसके बावजूद एसआरएच ने ऑक्शन में ना तो आजमाए हुए स्पिन बॉलर्स की तरफ देखा, ना ही प्रूवन पेसर्स की तरफ। 13 करोड़ में लिविंगस्टन ले आए और पेसर्स के नाम पर शिवम मावी को, जिन्होंने 2023 के बाद से आईपीएल ही नहीं खेला है। 25.5 करोड़ के पास के बावजूद एसआरएच क्या वो टीम खड़ी कर पाई है जो उनको इस साल के आईपीएल में वही मोमेंटम दे सके जो उनके पास 2024 में था, या फिर स्पिनर्स को इग्नोर करके एसआरएच ने एक अच्छा खासा मौका हाथ से गंवा दिया है। जानेंगे आज के इस वीडियो में और बनाने की कोशिश करेंगे एसआरएच 11 और देखते हैं कि ये टीम बाकी टीमों के मुकाबले कहां ठहरती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। सनराइजर्स हैदराबाद से जो उम्मीदें 2025 में थी, नतीजे उसके एकदम उलट हुए। 2024 में तूफान लाने वाले अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन पिछले साल वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। ऊपर गेंदबाजी भी बेकार हो रही थी, इसलिए टीम ने 6ठे नंबर पर जाकर फिनिश किया। इसके बावजूद कोर को मेंटेन ही रखा गया। तो चलिए इसी कोर की कड़ी खोलते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये आजकल। शुरुआत ट्रेविस हेड के साथ करते हैं। और हाँ, ये याद रहे ये आईपीएल से पहले टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है और वहाँ खेलने वाले खिलाड़ी एक फिटनेस के साथ आईपीएल खेलने जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो सकती है। खैर, ट्रेविस हेड का टी20 फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है। पिछले 10 पारियों में उनके बल्ले से केवल 260 रन ही आ पाए हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने 152 का स्ट्राइक रेट मेंटेन जरूर किया है और जिस इंटेंट और एग्रेसिव अप्रोच के साथ उन्होंने एशेज में बल्लेबाजी की, अगर यही मोमेंटम टी20 वर्ल्ड कप तक जारी रखेंगे तो आईपीएल में हैदराबाद के लिए एक पॉजिटिव साइन लेकर के आएगा। हेड का पिछला आईपीएल कुछ खास नहीं रहा। 12 पारियों में उनके बल्ले से केवल 31 की एवरेज के साथ रन आए। उनका स्ट्राइक रेट भी गिरकर 162 का हो गया, जो पिछले सीजन में 191 था और औसत थी 40। बात की जाए उनके जोड़ीदार अभिषेक शर्मा की तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने और 30 और 48 का स्कोर बनाया, क्योंकि इसके बाद ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 खेलने आ गए थे। लेकिन उससे पहले 30 नवंबर 2025 के दिन बंगाल की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अभिषेक ने केवल 52 गेंदों में 148 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि क्यों वो टी20 के इस दौर के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक है। यही वजह है कि पिछली 10 पारियों में उनके बल्ले से 408 रन आए हैं और स्ट्राइक रेट 195। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले ईशान अपने करियर की जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, जिसकी बदौलत उनको नेशनल टी20 टीम और टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली। साल 2025 ईशान किशन के टी20 करियर का दूसरा सबसे बेहतरीन साल रहा। उन्होंने 17 पारियों में 43 की शानदार औसत और 170 के स्ट्राइक रेट के साथ 600 रन जोड़े हैं, जिनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। इस हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहा है। बात की जाए हेनरिक क्लासन की तो उनका हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि पिछली 20 पारियों में उन्होंने केवल 19 की औसत के साथ और केवल 121 के स्ट्राइक रेट के साथ 355 रन ही बनाए हैं, जिनमें केवल 150 शामिल है। 20 पारियों में केवल एक बार 50 का आंकड़ा पार करना क्लासन जैसे खिलाड़ी के स्टैट्स के साथ न्याय नहीं करता है। साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी उन्होंने 29, 10, 16, 29, 3 और 22 जैसे स्कोर बनाए हैं, जो कहीं से कहीं तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी खबर नहीं है। सबसे ताजुब की बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास प्योर बैट्समैन के तौर पर केवल 6 ही खिलाड़ी हैं। अभिषेक शर्मा तो ऑलराउंडर है और उनकी गेंदबाजी की बात ना की जाए तो ही बेहतर है। इसका मतलब यह है कि अब 3 बैट्समैन बचते हैं। पहले हैं सलिल अरोड़ा, जो इस साल आईपीएल में डेब्यू करेंगे। बाकी 2 हैं अनिकेत वर्मा और रविचंद्रन स्मरण। अब इसका मतलब यह कि हैदराबाद की पूरी बैटिंग हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन,
हेनरी क्लासन पर डिपेंडेंट है। बात की जाए ऑलराउंडर की तो अभिषेक शर्मा के अलावा पैट कमिंस, हर्षल पटेल, नीतीश रेड्डी, ब्रेंडन कार्स, कमेंदु मेंडिस और हर्ष दुबे को रिटेन किया गया है, जबकि ऑक्शन में लिविंगस्टन, जैक एडवर्ड्स, शिवांग कुमार और केबी फुलेत्रा को टीम में जगह मिली है। ऑलराउंडर की अगुवाई पैट कमिंस करते नजर आएंगे, जिन्होंने एक लंबे अरसे से T20 फॉर्मेट नहीं खेला है। पिछले साल आईपीएल में उन्होंने 14 पारियों में 16 विकेट हासिल किए और 97 रन भी बनाए। वो पूरी तरीके से ऑफ कलर नजर आए, जिसका इम्पैक्ट उनकी टीम पर भी पड़ा था। हर्षल पटेल को पर्पल पटेल कहने की सबसे बड़ी वजह उनका हर आईपीएल सीजन में अच्छे खासे आईपीएल विकेट हासिल करके ले जाना है। हालांकि उनका डोमेस्टिक सीजन कुछ खास अच्छा नहीं गया इस साल। स्मैट के 5 मैचों में उनको केवल 8 विकेट मिले हैं, लेकिन इकॉनमी 9 से ऊपर की रही है। पिछले साल उन्होंने 16 विकेट हासिल किए थे, लेकिन 10 की इकॉनमी के साथ, यानी वो विकेट जरूर निकालेंगे लेकिन रन भी खूब लुटाएंगे। बाकी उनकी बैटिंग की बात करना सही नहीं है। ऑलराउंडर्स की इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। जिस सोच, जिस इंटेंट के साथ उनको टीम में इंट्रोड्यूस कराया गया था, अभी तक एनकेआर उसको फलीभूत नहीं कर पाए हैं। पिछले 10 T20 इनिंग्स में उनके बल्ले से केवल 171 रन ही निकले हैं, वो भी 118 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि गेंदबाजी में उनको केवल 8 सफलताएं हासिल हुई हैं, लेकिन इकॉनमी 10 की रही है। पिछले साल आईपीएल में भी वो बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और केवल 182 रन उनके बल्ले से निकले, जिससे उनका स्ट्राइक रेट 118 का रहा, तो गेंदबाजी में उन्हें केवल 2 सफलताएं हासिल हुई। इसलिए हमने कहा था कि जिस थॉट प्रोसेस के साथ इनको हैदराबाद की टीम में लाया गया है, उन्होंने अभी तक उसको चैनलाइज नहीं किया है। कमेंडू मेंडिस का भी यही हाल है। T20 में बैटिंग में उनकी एवरेज 26 की और बॉलिंग में एवरेज 43 की, जबकि होनी उल्टी चाहिए थी। ऑक्शन का एक बड़ा नाम है लियम लिविंगस्टन, इसलिए उन पर 13 करोड़ खर्च कर दिए एसआरएच ने। तो चलिए उनके फॉर्म भी देख लेते हैं। पिछले 10 मैचों में उन्होंने बैटिंग करते हुए 164 रन बनाए हैं, 132 के स्ट्राइक रेट के साथ। 10 इनिंग्स में उनके बल्ले से केवल 150 आया है। बॉलिंग में भी पिछली 6 इनिंग्स में वो केवल 4 विकेट हासिल कर पाए हैं, वो भी 9 की इकॉनमी के साथ। ऐसे में जब उन पर 13 करोड़ खर्च हुए तो लोग हैरान थे कि एसआरएच ने इन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी तो नहीं कर दी। ऑस्ट्रेलिया के जैक एडवर्ड्स ने बैटिंग में 138 का स्ट्राइक रेट रखा हुआ है पिछली 10 पारियों में, तो वहीं बॉलिंग करते हुए उन्होंने शानदार खेल दिखाया है और केवल 9 इनिंग में 16 विकेट लिए, 8 की इकॉनमी के साथ। यानी अगर आपको बॉलिंग पिचों पर उतरना पड़ गया, जैसे कि धर्मशाला, तो वहाँ आपको 13 करोड़ वाले खिलाड़ी को बाहर बैठा करके एडवर्ड्स को खिलाना पड़ेगा। अब बात हैदराबाद की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी यानी उनकी गेंदबाजी की। इस टीम में आपको 8 गेंदबाज नजर आएंगे। शुरुआत करते हैं जयदेव उनादकट के साथ। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की 10 पारियों में जयदेव उनादकट ने 16 विकेट हासिल किए, वो भी केवल 7 की इकॉनमी के साथ, और इस वक्त वो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। श्रीलंकन एहसान मलिंगा अगले तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने पिछली 10 इनिंग्स में केवल 10 विकेट लिए, यानी कमिंस के साथ इस बार शमी नहीं होंगे, बल्कि जयदेव को ही न्यू बॉल शेयर करनी होगी। शिवम मावी को मौके मिलने के आसार बेहद कम हैं। इस सर्किट में नया नाम शाकिब हुसैन का भी है, जिन्होंने अब तक 12 पारियों में 10 विकेट लिए हैं। इसके अलावा पीपी हिंगे, ओमकार तारामले जैसे पेसर्स भी टीम का अहम हिस्सा है। स्पिन अटैक की बात करें तो जीशान अंसारी पर ज्यादा लोड होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई फ्रंट लाइन स्पिनर है ही नहीं। जीशान खुद आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछली 10 पारियों में उनको केवल 6 ही विकेट हासिल हुए, वो भी 34 की भयानक औसत और 10 की इकॉनमी से। ऐसे हैदराबाद की ऑक्शन में की गई गलतियां, जिनका जिक्र हम शुरुआत में कर चुके हैं, वो अब यहाँ उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। तो मोटा मोटी हम सभी प्लेयर्स की कुंडली खंगाल चुके हैं। चलिए एक परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाते हैं। टॉप 4 तो पक्का ही है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरी क्लासन। इसके बाद लियम लिविंगस्टोन और फिर एनकेआर। फिनिशर्स के लिए अनिकेत वर्मा, बॉलिंग में कमिंस, हर्षल, उनादकट और जीशान। टीम कागजों पर उतनी मजबूत नहीं दिख रही है, हालांकि टीम की स्ट्रेंथ उसकी एक्सप्लोसिव बैटिंग, पावर हिटिंग की डेप्थ, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन टीम में कमियां बहुत सारी है, और सबसे बड़ी कमी तो यही है कि उनके पास कोई शमी जैसा पेसर नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जयदेव एक अच्छा ऑप्शन लेकर के आते हैं, लेकिन डेथ में गेंदबाजी करना उनके लिए भी मुश्किल रहा है। इसके अलावा क्लासन अच्छी फॉर्म में नहीं है। टीम के पास कोई प्रूवन स्पिनर नहीं है। लिविंगस्टोन के भरोसे कब तक खेल सकते हैं। एनकेआर भी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन ये मौका होगा यंग टैलेंट के हुनर दिखाने का। जीशान अंसारी के पास सबसे बड़ा मौका है। इसके अलावा शिवम मावी को मौका मिल सकता है, तो कमिंस के गाइडेंस में वो कमाल कर सकते हैं, लेकिन डगर मुश्किल भरी ही होगी, क्योंकि अभिषेक और ट्रेविस हेड का तोड़ पिछले साल ही निकाल दिया गया था। इसलिए अगर ये ओपनिंग जोड़ी काम नहीं कर पाई तो सबसे ज्यादा दबाव ईशान किशन पर ही होगा। ऐसे में उनका नेचुरल गेम हैम्पर होगा। साथ ही वीक गेंदबाजी के साथ बड़ा स्कोर भी डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जिस तरीके से बैटिंग डेप्थ आरसीबी और एमआई टीमें लेकर के आ रही हैं। तो क्या एसआरएच इस साल वो कारनामा दोहरा पाएगी जो 2024 में किया था, या फिर कागजों पर जो हालात दिख रही है वो मैदान पर भी रिप्लिकेट हो सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइए, और 10 में से आप कितने नंबर देंगे एसआरएच की टीम को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।